हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप। तो यार लास्ट वीडियो मैंने जो बनाई थी उसमें कुछ क्वेश्चन जो स्किप हो गए थे, तो कुछ 7-8 क्वेश्चन हैं, तो इसलिए मैंने सोचा आज एक वीडियो बना के वो भी कंप्लीट कर दूँ। तो इसके बाद फिर एक नए वाले हॉस्पिटल इंटरव्यू देने के लिए जाना है। तो फिलहाल ये जो मेरे क्वेश्चन पेंडिंग थे जो कि मैंने आपके साथ शेयर करने थे, तो बिना टाइम वेस्ट करे हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन था पेशेंट के राइट्स क्या क्या होते हैं। तो ये आपको इंटरव्यू में पूछ सकते हैं, पेशेंट के राइट्स कौन कौन से होते हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए। कुछ जो कॉमन पेशेंट के राइट्स होते हैं वो आपको पता होना चाहिए, जैसे कि पेशेंट को अपनी डिजीज़ के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ट्रीटमेंट वो कोई भी रिफ्यूज़ कर सकता है, वो उसकी मर्ज़ी होती है। मेडिकल रिकॉर्ड की कॉपी जो पेशेंट का राइट होता है लेने का। कॉन्फिडेंशियलिटी पेशेंट का राइट होता है। कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट पेशेंट का राइट होता है। रिस्पेक्ट जो है वो पेशेंट का राइट होता है। एंड प्रोसीजर जो भी पेशेंट को करना है उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन पेशेंट का राइट होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आईडी बैंड। कौन कौन से आईडी बैंड हॉस्पिटल में हम यूज़ करते हैं। तो मोस्ट कॉमनली हम 5 आईडी बैंड जो होते हैं हम यूज़ करते हैं। तो जो पहला आईडी बैंड होता है वो होता है वाइट कलर का, जिसको हम जनरल, जैसे कोई भी पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होता है, तो चाहे वो वार्ड में आ रहा है या कोई भी जनरल पेशेंट है, अगर वार्ड में एडमिट हो रहा है तो वहाँ पे हम उसको वाइट आईडी बैंड लगाते हैं, तो वो हम जनरल पेशेंट के लिए लगाते हैं। तो सेकंड पे हम ब्लू आईडी बैंड लगाते हैं, जिसको हम वल्नरेबल जो पेशेंट होते हैं उनके लिए लगाते हैं। तो या कोई वल्नरेबल पेशेंट होता है, या आईसीयू में जो पेशेंट होते हैं, या जो भी क्रिटिकली इल पेशेंट होते हैं उनके लिए हम यूज़ करते हैं। तो थर्ड पे आता है एलर्जी। अगर पेशेंट को किसी ड्रग से, किसी फूड से या किसी मेडिसिन से कोई भी एलर्जी है तो वहाँ पे हम ग्रीन कलर का यूज़ करते हैं। येलो कलर का आईडी बैंड हम तब यूज़ करते हैं जब किसी पेशेंट को फिस्टुला बना हो, एवी फिस्टुला बना होता है, वो हम उस टाइम पे यूज़ करते हैं। उस पर हमने नो प्रिक लिखना होता है कि अगर बाई चांस कोई स्टाफ जिसको नहीं पता है कि पेशेंट को एवी फिस्टुला बना है, तो वो जो लेफ़्ट हैंड पे प्रिक ना करे, इसके लिए हम आईडी बैंड लगा देते हैं कि अगर बाई चांस उसको नहीं पता तो आईडी बैंड देख के उनको पता चल जाता है कि ये पेशेंट को नो प्रिक है। ठीक है। और फिफ्थ जो है वो होता है हमारा ब्लैक आईडी बैंड। तो ब्लैक आईडी बैंड हम कंफर्मेशन ऑफ डेथ जब हो जाती है उसके बाद हम पेशेंट को जो है ब्लैक आईडी बैंड पहनाते हैं। ये जो आईडी बैंड है ये नॉर्मली हॉस्पिटल्स में कलर कोडिंग ऐसे चलती है, तो आई एम नॉट श्योर कि किसी और हॉस्पिटल में भी सेम इसके जैसा हो। अगर आप दिल्ली से बाहर कहीं और जाओगे या कहीं और हॉस्पिटल जाओगे, मे बी वहाँ पे सेपरेट भी हो सकता है। तो ये कोई यूनिवर्सल नहीं है कि यही कलर होते हैं। तो फिर भी यहाँ पे जो मैंने देखा है मोस्टली यही कलर जो है यूज़ कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वल्नरेबल पेशेंट्स। तो वल्नरेबल पेशेंट कौन कौन से होते हैं। अगर एज फैक्टर से देखें तो अगर जिसकी एज 65 से ऊपर है वो वल्नरेबल की कैटेगरी में आते हैं। लेस देन 15 ईयर्स जिसकी एज है बच्चे की, वो भी इसी कैटेगरी में आएगा। मेंटली चैलेंज्ड पेशेंट जो है वो भी इसी कैटेगरी में आएगा। अगर किसी को न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटी हो वो भी। अगर कोई पेशेंट इंटूबेट है या कोई पेशेंट ट्रैकियोटॉमी में है तो वो भी इसी कैटेगरी में आएगा, क्योंकि वो बोल नहीं सकते, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं या वो सीडेशन पे होते हैं, इसलिए हम उसको वल्नरेबल पेशेंट की कैटेगरी में काउंट करते हैं। कोई फॉरेन पेशेंट होता है जिनको लैंग्वेज बैरियर होता है, वो भी इसी कैटेगरी में आएगा। जो पेशेंट कोमा में है वो भी इसी कैटेगरी में आएगा। किसी विक्टिम के साथ रेप हुआ है वो भी इसी कैटेगरी में आएगा। और अगर कोई पेशेंट को रिस्टेन हमने करके रखा है वो भी वल्नरेबल पेशेंट की कैटेगरी में आएगा। तो नेक्स्ट है हमारा इस बार टूल। जब भी किसी पेशेंट का आपने हैंडओवर देना होता है तो उस टाइम पे आप इस बार टूल का यूज़ करते हो। जो हमारी हैंडओवर चेकलिस्ट होती है वहाँ पे इस बार टूल एक लिखा होता है, तो उसके अंडर क्या क्या आता है वो मैं आपको बता देता हूँ। इस बार टूल जो है इसकी फुल फॉर्म से हम शुरू करते हैं। इस बार में सबसे पहले हमारा आता है आई। तो आई में होता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या आता है कि पेशेंट का आईडी बैंड हम देखते हैं, उसमें पेशेंट की इंट्रोडक्शन देखते हैं कि पेशेंट का क्या नाम है, क्या यूएचआईडी है, तो वो सब जो है वो इन्फॉर्मेशन में आता है। सेकेंडली हमारा आता है एस फोर होता है सिचुएशन। सिचुएशन आप पेशेंट की देखते हो कि पेशेंट की करंट क्या सिचुएशन है, पेशेंट क्या कंप्लेंट करके हमारे पास एडमिट हुए हैं, क्या कंप्लेंट करके आपकी वार्ड में या आपकी आईसीयू में क्यों आया है पेशेंट, तो वो उसकी सिचुएशन होती है। तो नेक्स्ट है बी फोर होता है बैकग्राउंड डेटा। तो आप उसका बैकग्राउंड डेटा देखते हो, पेशेंट डायबिटिक तो नहीं है, पेशेंट को हाइपरटेंशन, या पेशेंट कोई सीकेडी तो नहीं है, सीओपीडी तो नहीं है, या फिर किसी पेशेंट को कोई पहले स्टंट तो नहीं डला हुआ, या किसी पेशेंट को पहले पीपीआई तो नहीं हो रखा, परमानेंट पेसमेकर तो नहीं डला हुआ है। तो ये सब आप देखते हो। मेकर पहले वाली वीडियो में मैंने आपको पेसमेकर का बताया था। तो पेसमेकर के लिए एक दोस्त ने मुझे कमेंट करा था कि पेसमेकर में कौन सी बैटरी डलती है जो वो 10 साल लो नहीं होता।
तो वो मुझे पूछ रहे थे कि हमें भी बताओ, हम अपने फ़ोन में डालेंगे। तो भाई ऐसी कोई बैटरी नहीं होती है, वो बस जस्ट पेसमेकर के लिए होती है। तो अगर आपके फ़ोन वाली बैटरी पेसमेकर में डाल दे तो हो सकता है वो 20-30 साल भी चल जाए। तो इसलिए जो आपके फ़ोन की बैटरी वो बहुत अच्छी है, फिर भी जो 1-2 दिन निकाल रही है, आप पूरा दिन इतने पंगे लेते हो, उसके बाद भी आपका जो फ़ोन है फिर भी 2-3 दिन निकाल देता है, तो बहुत बड़ी बात है। तो ये था हमारा बैकग्राउंड। तो नेक्स्ट है ए फॉर होता है असेसमेंट। तो असेसमेंट में जब भी आप हैंड ओवर लेते हो तो आप पेशेंट को पूरा हेड टू टो तक असेस करते हो। अगर पेशेंट को सेंटर लाइन डली है तो कब डली है, पेशेंट को फॉलिस डला है तो कब डला है, फॉलिस केयर हुआ है या नहीं हुआ है, पेशेंट के वाइटल्स चेक करते हो, पेन लेवल चेक करते हो। तो ये सारा मतलब असेसमेंट में आता है। तो उसके बाद एंड पे आता है आर फॉर होता है रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन में आता है कि जब भी आप हैंड ओवर टेक ओवर करते हो, आपकी नेक्स्ट शिफ्ट में किसी पेशेंट का MRI स्कैन होना है, किसी पेशेंट की कोई सर्जरी प्लान है, या मतलब कोई भी उनका कोई इन्वेस्टिगेशन या कोई सर्जरी ऐसा कुछ भी प्लान है, तो वो रिकमेंडेशन में आता है कि फर्दर कौन सा ट्रीटमेंट जो है पेशेंट का करना है, वो सब आप रिकमेंडेशन में लिख सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राइएज। ट्राइएज क्या होता है? ट्राइएज एक प्रोसेस होता है जिसमें हम पेशेंट की सीवियरिटी के अकॉर्डिंग उसको कलर कोड में डिवाइड करते हैं। तो इसमें हम 4 कलर कोड का यूज़ करते हैं। पेशेंट की सीवियरिटी के अकॉर्डिंग इसको हम 4 कलर कोड में डिवाइड करते हैं। तो जो फर्स्ट वाला कलर होता है वो होता है ग्रीन, सेकंड वाला होता है येलो, थर्ड वाला होता है रेड एंड फोर्थ वाला होता है ब्लैक। तो जो ग्रीन वाला है वो नॉन अर्जेंट होता है, माइनर एलिमेंट किसी पेशेंट को हो या मतलब ज़्यादा सीरियस नहीं के लिए हम ग्रीन कलर का यूज़ करते हैं। जो येलो कलर है वो अर्जेंट में आता है, अगर पेशेंट स्टेबल है लेकिन पोटेंशियली इल है, पेशेंट थोड़ा उनकी कंडीशन जो है सीरियस हो रही है, तो वहाँ पे जो है येलो कलर का यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट जो रेड है, रेड क्रिटिकल में आता है, बहुत ही क्रिटिकली इल हो जब पेशेंट, तब हम ट्राइएज में जो रेड कलर का यूज़ करते हैं। तो जो ब्लैक कलर है वो डेथ के लिए आता है, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया आईडी बैंड में भी जो कन्फर्मेशन ऑफ डेथ बताता है, वैसे ही जो ट्राइएज में ब्लैक कलर होता है नो केयर बताता है कि पेशेंट जो डेड हो जाता है उसके लिए हम ब्लैक कलर का यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मल्टी वायल पॉलिसी के ऊपर है। फॉर एग्जांपल अगर लिग्नोकेन जो इंजेक्शन होता है जो हम मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हैं, या फिर इंसुलिन जो होती है वो हम मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हैं। तो अगर कोई आपको ये पूछे कि अगर जो लिग्नोकेन इंजेक्शन है वो आप कितना टाइम तक यूज़ कर सकते हो, या इंसुलिन वाली जो वायल है वो आप कितना टाइम यूज़ कर सकते हो अगर आपने ओपन कर ली है, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। जो इंसुलिन है वो आप 28 डेज़ तक यूज़ कर सकते हो। जब आपने अगर आज आपने ओपन करी है तो नेक्स्ट 28 तक आप यूज़ कर सकते हो, मतलब उसको 28 डे आप यूज़ कर सकते हो। ऑइंटमेंट या क्रीम जिसके ऊपर पंप डिस्पेंसर लगा होता है वो आप 6 मंथ तक यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे जो हैंड रब होते हैं वो भी हम 6 मंथ तक यूज़ कर सकते हैं जब आपको उसको ओपन करते हो। तो नेक्स्ट टैबलेट या कैप्सूल ऐसी जो बॉटल्स में होती है, जैसे नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट्स आती है वो बॉटल में आती है, जब थायराइड की जो टैबलेट आती है वो भी बॉटल में आती है, तो उसकी जो एक्सपायरी है वो 6 मंथ की होती है। तो अगर कोई लिक्विड में है तो उसकी 6 मंथ तक एक्सपायरी होती है। जो ईयर ड्रॉप होते हैं या आई ड्रॉप होते हैं उसकी 1 मंथ तक एक्सपायरी होती है। 1 मंथ आप उसको यूज़ कर सकते हो। अगर आप उसको आज ओपन कर रहे हो तो आज से 1 मंथ तक आप उसका यूज़ कर सकते हो। अगर 1 मंथ के अंदर अंदर वो ख़त्म नहीं होता तो उसको आपने डिस्कार्ड करना होता है। जो एंटीसेप्टिक सोल्यूशन होते हैं वो भी आप 6 मंथ तक यूज़ कर सकते हो। अगर आपने BCG या मीज़ल्स का इंजेक्शन ओपन करा है तो वो आपने 6 आवर्स के अंदर अंदर ख़त्म करना है। अगर 6 आवर्स में आप उसको नहीं यूज़ करते तो उसको भी आपने डिस्कार्ड करना होता है, उसके बाद हम यूज़ नहीं कर सकते वो। तो अगर OPV ओरल पोलियो वैक्सीन होती है, जो DPT डिप्थीरिया परट्यूसिस या टेटनस वाला या DT या HBV के जो इंजेक्शन होते हैं वो 28 डेज़ की उनकी एक्सपायरी होती है। अगर आपने आज ओपन करा है तो उसको 28 डेज़ के बाद आपको या तो यूज़ करना है या डिस्कार्ड करना होता है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी क्लीनिंग स्टरलाइजेशन के ऊपर ही है। तो बहुत ही कॉमन पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो कई बार हम इस चीज़ पे ध्यान भी नहीं देते हैं। तो वो क्वेश्चन मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। अगर मैं आपको पूछूं कि जो BP कफ है उसको जो क्लीन करते हैं वो किसके साथ करते हैं, या आपको मैं पूछूं जो स्टेथोस्कोप है उसको हम किस चीज़ के साथ क्लीन करते हैं, तो ये जितनी भी डिसइंफेक्शन या इसको साफ सफाई वाली जो भी चीज़ें हैं आपने करना नहीं होता है। करना तो आपके वहाँ पे GDA या हाउसकीपिंग जो होते हैं उन्होंने करना है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ किससे साफ़ होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी पेशेंट को इंटूबेट कर रहे हैं, इंटूबेट किया है किसी पेशेंट को, तो वहाँ पे जो आपका लेरिंजोस्कोप है वो किस चीज़ के साथ आप क्लीन करते हो। करना GDA ने होता है, लेकिन आपको वहाँ पे पता होना चाहिए कि किस चीज़ से करते हैं। अगर आपको कोई पूछ लेता है, बाई चांस मान लो आपके जो वहाँ पे जो GDAs होते हैं वो अगर नया है वो बंदा, वो आपको पूछ लेता है कि आपको किससे क्लीन हमें करना है, तो वो चीज़ का आपको पता होना चाहिए कि किस चीज़ के साथ हम उसको क्लीन करते हैं।
तो चलिए हम एक एक करके पढ़ लेते हैं क्या चीज़ किसके साथ क्लीन होती है। जो बेड साइड ट्रॉलीज़ रखी होती है वो जो D125 है उसके साथ ट्रॉलीज़ वगैरह साफ़ होती है। जो आपका BP कफ होता है, या लरिंजोस्कोप का जो हैंडल होता है, हैंडल की बात कर रहा हूँ, लरिंजोस्कोप का जो हैंडल होता है या स्टेथोस्कोप होता है, उसको हम 70% आइसोप्रोपाइल जो अल्कोहल होता है सोल्यूशन उसके साथ साफ़ करते हैं। 70% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल जो होता है उसके साथ हम स्टेथोस्कोप, BP कफ, पल्स ऑक्सीमीटर, टेम्परेचर प्रोब और लरिंजोस्कोप का जो हैंडल होता है उसको साफ़ करते हैं। ठीक है। और जो लरिंजोस्कोप का ब्लेड होता है, ब्लेड जो है उसको साइडेक्स के साथ साफ़ करना होता है। साइडेक्स जिसको हम ग्लूटाल्डिहाइड भी बोलते हैं। जो आपके ICU में मॉनिटर होते हैं, कंप्यूटर होते हैं, जैसे कंप्यूटर स्क्रीन्स है, तो वो जो है वो बेसिलोल के साथ क्लीन होता है। तो नेक्स्ट जो HME फ़िल्टर जिसको हम हीट मॉइस्चर एक्सचेंजर बोलते हैं, उसकी जो वैलिडिटी होती है वो 72 आवर्स की होती है। अगर आपने किसी पेशेंट को लगाया तो वो आप 72 आवर्स रख सकते हो, लेकिन अगर आपने आज ही चेंज करा है तो 1 घंटे के बाद पेशेंट की स्क्रीशंस अगर उसमें आपको दिख रही है, विजिबल है, तो आपने उसी टाइम ही चेंज करना होता है। अगर फ़िल्टर ठीक है तो उसको आप 72 आवर्स तक रख सकते हो। तो जो IV सेट होते हैं वो भी हम 72 आवर्स तक यूज़ करते हैं। जो ICU में आइसोलेशन रूम बने होते हैं, अगर आपको कोई पूछे कि कौन सा प्रेशर होता है, हर आइसोलेशन रूम में नेगेटिव प्रेशर होता है हमेशा। ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने आपके साथ शेयर करने थे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। इससे पहले वाली अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो वो भी ज़रूर देख लेना, जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो मिस मत करना। तो उसके कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने आज आपके साथ डिस्कस करे। तो नेक्स्ट बहुत जल्दी एक और वीडियो लेके आ रहे हैं। तो अभी नेक्स्ट जो है हम जा रहे हैं गुड़गांव में। तो वहाँ पे मैंने 3-4 हॉस्पिटल सेलेक्ट करे हैं, काफ़ी बड़े बड़े। तो वहाँ पे हम जाएंगे तो फिर आपको मैं बताऊँगा कि क्या क्या वहाँ पे क्वेश्चन पूछे मेरे से। तो बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। It's caught in the crossfire.